नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम PYQs क्वेश्चन को देखेंगे जो कि जून 2024 के एग्जाम्स में आए हैं। 18 जून का जो एग्ज़ाम था उसमें से जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में देखेंगे और जानेंगे कि उनका जो सही उत्तर था, आंसर था, वो क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए और चीज़ों को देखना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वह क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वह ये है कि पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन बंढाक किमी के भेटो कंत तुम ना मोही पाओ न पाक। यह कवितांश जायसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में से किस मास के वर्णन के अंत में आया है। तो अगर आपने नागमती वियोग खंड पढ़ा होगा पद्मावत वाला तो आपको पता होगा कि ये जो खंड है किस में से आया है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है सावन, अगहन, भादो या आषाढ़। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा सावन। तो इसमें जो है सावन महीने की बात की गई है और सावन महीने में जिस प्रकार से वर्षा ऋतु होने के कारण सब चीज़ें जो होती है, मतलब नदी नाले बहते रहते हैं और झड़ी लग जाती है बरसात की, तो इस चीज़ का वर्णन इसमें किया गया है। थोड़ा हम जायसी के बारे में भी देखेंगे और पद्मावत रचना के बारे में भी जानेंगे। देखिए पद्मावत के जो रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी है। इसका जो प्रकाशन है 1520 माना जाता है। सूफी काव्य धारा के कवि थे। अवधी में लिखा गया है पद्मावत। दोहा और चौपाई कड़वक शैली में लिखा गया है। और देखिए इसका जो विषय है इसमें 57 खंड है। तो ये याद रखने वाली बात है कि पद्मावत जो कविता है इसमें 57 खंड है। उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसकी प्रधानता, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है अलंकारों में उत्प्रेक्षा अलंकार का किया गया है। इसमें रत्नसेन, पद्मावती और नागमती की प्रेम कहानी वर्णित है। रत्नसेन जो है राजा है और नागमती जो है उसकी पत्नी है जो कि वियोग में है। और पद्मावती को ढूंढने के लिए रत्नसेन जो है निकला हुआ है अपने महल से। तो देखिए इसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसमें सभी पात्र प्रतीक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं और जितने भी पात्र हैं सबको प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए जायसी के बारे में जान लेते हैं। जायसी का जो जन्म है 1446 माना जाता है। 1542 ईस्वी में इनका निधन हो गया। भक्ति काल की सूफी काव्य धारा के मुख्य कवि माने जाते हैं। अगर हम इनके रचनाएं देखें तो अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो देखिए इसको हमें सीरियल नंबर से लगाना है कि कौन सी रचना पहले प्रकाशित हुई और कौन सी बाद में। तो देखिए सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, पत्थर फेंकता हूँ, चांद की वर्तनी या चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ये जो रचनाएं हैं ये हमें लगाना है सीक्वेंस से कि कौन सी रचना का प्रकाशन कब हुआ। नए इलाके, तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वह ये है EACDB या दूसरा ऑप्शन है CEADB या तीसरा ऑप्शन हमें देखने को मिलता है DAECB या चौथा ऑप्शन हम देख सकते हैं DECBA। तो अगर आपको उत्तर पता है तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा DECBA। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है DACBA। तो चलिए इसको हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। कविता संग्रहों के प्रकाशन वर्ष और लेखकों के नाम दिए गए हैं। देखिए क्या है। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी की रचना है, मुक्तिबोध की रचना है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी की रचना है, सुदामा पांडे धूमिल, इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल, इनकी रचना है। और नए इलाके में 1996 ईस्वी की रचना है, अरुण कमल की रचना है। चांद की वर्तनी जो है इसका डेट नहीं ज्ञात है, राजेश जोशी की रचना है। पत्थर फेंकता हूँ 2010 ईस्वी की रचना है, चंद्रकांत देवताले की रचना है। तो ये देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, तो आप देख सकते हैं जो प्रश्न है उनका जो लेवल है बहुत ही स्टैंडर्ड रूप से पूछा गया है। और देखिए मुक्तिबोध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुक्तिबोध का जो जन्म है 1917 माना जाता है। 1964 में इनका देहांत हो गया। अगर काव्य रचनाओं की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में प्रकाशित हुई इनकी रचना। भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी की इनकी रचना है।
सुदामा पांडे धूमिल, इनकी अगर रचनाओं को देखा जाए तो इनका जो जीवन काल है 1936 से प्रारंभ होता है, 1975 में इनका देहांत हो जाता है। जन्म स्थान इनका वाराणसी है। अगर धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, संसद से सड़क तक। जो धूमिल है, सुदामा पांडे धूमिल, उनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहले का नाम है संसद से सड़क तक, 1972 में प्रकाशित हुआ है। कल सुनना मुझे 1976 में, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में। तो ये तीनों के तीनों ही काव्य संग्रह जो है धूमिल के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों में से माने जाते हैं। अगर हम अरुण कमल की बात करें तो इनका जो जन्म है 1954 ईस्वी में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न अकाव्यात्मक शैली के ख्यात कवि हैं। तो प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा आधुनिक कवि माने जाते हैं, समकालीन दौर के कवि माने जाते हैं। और इनकी जो काव्य शैली है ना, अकाव्यात्मक है, मतलब उसमें कविता वाले गुण नहीं है, लेकिन उसको काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम इनके काव्य संग्रहों को देखें तो अपनी केवल धार 1980 ईस्वी की रचना है। सबूत 1989 ईस्वी की रचना है। नए इलाके में 1996 ईस्वी की रचना है। पुतली में संसार 2004 ईस्वी की रचना है। मैं वो शंख महाशंख 2012 ईस्वी की रचना है। और योगफल 2019 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। अगर हम राजेश जोशी को देखें तो राजेश जोशी का जो जन्म है 1946 में हुआ, 2014 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनके काव्य संग्रहों को अगर हम देखें तो एक दिन बोलेंगे पेड़ इनका काव्य संग्रह है, मतलब कई सारी कविताओं का जो संग्रह है वह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, समर गाथा, चांद की वर्तनी आदि। तो ये इनके कविता संग्रह हैं। तो आप इनको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आपको जो है इसकी PDF जो प्रोवाइड की जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से इस PDFs को द्वारा रिवाइज करने के पर्पज से देख सकते हैं। चंद्रकांत देवताले, तो चंद्रकांत देवताले का जो जन्म है 1936 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ अगर हम देखें तो प्रमुख कृतियाँ क्या हैं इनकी? हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, और उजाड़ में संग्रहालय। तो ये इनकी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं। देखिए इनमें से कौन 13वीं सदी में प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? तो हमें बताना है कि 13वीं शताब्दी में इनमें से कौन प्रसिद्ध हुए हैं। तो 13वीं शताब्दी के कौन है आपको पता होना चाहिए। जगन्नाथ हैं, या कुंतक है, या मम्मट है, या जयदेव है। तो देखिए जो 13वीं शताब्दी के हैं वह है जयदेव। तो इनके बारे में देख लेते हैं। 13वीं शती में प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं जयदेव। 13वीं शताब्दी में जयदेव का समय जो है 13वीं शताब्दी माना जाता है। और देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा और। जयदेव का जो जन्म है 1200 ईस्वी में हुआ। जयदेव संस्कृत के महाकवि माने जाते हैं। इन्होंने गीत गोविंद और रति मंजरी की रचना की है। तो गीत गोविंद और रति मंजरी जो है जयदेव की रचना है। और देखिए क्या है, सरोज समृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो देखिए ये जो कविता है अगर आपने सरोज समृति पढ़ी होगी, एक मिनट, क्या हो गया, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया। हाँ एक मिनट, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, पहले हो गया। तो देखिए जो सरोज समृति कविता है उसको हमें शुरू से बाद में लगाना है। जैसे कि मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, और भी फलित होगी वह छवि, दुख ही जीवन की कथा रही, धन्य में पिता निरर्थक था, तेरा वह जीवन सिंधु तरन। तो आपको शुरू से बाद में आने वाली कविता के उसमें लगाना। तो ऑप्शन देखिए ये है, ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है CDEAB, दूसरा ऑप्शन है BADEC, तीसरा ऑप्शन है EADBC, और जो चौथा ऑप्शन है DBAEC। तो ये सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर सॉल्यूशन देखें इसका तो इसका जो सही उत्तर है वह है EADBC। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ये है सरोज स्मृति। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। यह कविता अनामिका 1938 ईस्वी काव्य संग्रह में
द्वितीय संकलन में संकलित है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो अनामिका है ये 2 काव्य संग्रह हैं। पहला जो है हमें 1923 में देखने को मिलता है, दूसरा 1938 में। तो दूसरे वाले में ही राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति व तोड़ती पत्थर ऐसी रचनाएं जो हैं संकलित है। यह निराला की छायावादी रचना है। आपको पता होगा कि निराला को छायावाद का एक तरह से महादेव माना जाता है। अगर हम मुख्य बातें जानें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक शोक गीत है सरोज स्मृति, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के बारे में वर्णन किया है। इसमें कवि ने अपनी युवा कन्या सरोज की अकाल मृत्यु पर अपने शोक संतप्त हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं। इस प्रसिद्ध लोकगीत में जीवन की पीड़ा और संघर्षों के हलाहल का मान करने वाले कविवर निराला के निजी जीवन के कुछ अंशों का उद्घाटन भी है। छायावादी कवि होने के कारण निराला ने अपनी बात को प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यक्त किया है। तो छायावादी कवि थे जैसे कि निराला, तो छायावाद में प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता था, सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था और उसके माध्यम से अपनी बात को कही जाती थी। तो उसका प्रयोग जो है निराला ने भी किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में अगर हम देखें तो इनका जो जन्म है 1899 में हुआ। 1961 में इनका देहांत हो गया। जन्म स्थान इनका जो था मेदिनीपुर था। पहली कविता अगर हम इनकी देखें तो जूही की कली 1916 ईस्वी की इनकी पहली कविता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार है ये, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो जूही की कली है निराला की पहली कविता मानी है। बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। देखिए क्या है, बहुत सारी चीज़ों को स्पर्श करने की जो प्रतिभा है निराला जी में है। इनके काव्य संग्रहों को अगर हम देखें तो अनामिका 1923 ईस्वी की है, जो पहला है भाग, अनामिका का पहला भाग 1923 ईस्वी। परिमल 1930, गीतिका 1936 और तुलसीदास 1938 ईस्वी। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। गीत गुंज 1954 ईस्वी और सांध्य काकली 1969 ईस्वी। तो ये सारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। और देखिए, अगर हम निराला की प्रसिद्ध कविताओं को देखें तो निराला की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वह है जूही की कली, जो कि इनकी पहली कविता भी मानी जाती है। 1916 ईस्वी की है। तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर सरोज स्मृति 1935 ईस्वी की है। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी की है। और देखिए क्या है, इनको छायावाद का सलाहका पुरुष भी कहा जाता है। देखिए, छायावाद में जो जयशंकर प्रसाद हैं उनको छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इनको महादेव कहा जाता है, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद में महादेव कहा जाता है। और जो सुमित्रा नंदन पंत है उनको विष्णु कहा जाता है। और जो महादेवी वर्मा है उनको द्वितीय मीरा की उपाधि प्राप्त है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को सरस्वती भी कहा है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है पूछे जाते हैं और ये सारे पॉइंट हमें पता होना चाहिए। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। तो ये जो संवाद है किस नाटक से है, ये संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है। नाटक और चरित्र के सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए क्या, आषाढ़ का एक दिन प्रियंगु चंद्रगुप्त का है या राक्षस चंद्रगुप्त से राक्षस ने कहा है या स्कंदगुप्त से बुद्ध वर्मा ने कहा है या महाभोज में दास साहब कहते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है और इसका जो सही उत्तर होगा ये यही होगा। हाँ, आषाढ़ का एक दिन प्रियंगु की ये बात हमें देखने को मिलती है और ये जो कथन है प्रियंगु का है, तो ये पता होना चाहिए। और देखिए क्या है, रचनाकार जो है आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। विधा जो है इसका नाटक विधा में लिखा गया है। 1958 में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वे कौन कौन है इसको भी देख लेते हैं। अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, प्रियंगु मंजरी आदि, ये सारे इसके प्रमुख पात्र हैं। अगर हम इसके विषय को देखें तो ये कवि कालिदास पर आधारित है। सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य द्वंद्व को दिखाया गया है। और क्या है देखिए,
मोहन राकेश, जैसा कि आपको पता है जो मोहन राकेश है आधुनिक रचनाकार है और इन्होंने अपनी रचनाओं को इस प्रकार से आधुनिकता से ओतप्रोत कर दिया है कि मतलब इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही स्वाभाविक लगती है और जनता को बहुत ही ज़्यादा सहज प्रतीत होती है जब हम इनके रचनाओं को पढ़ते हैं। तो देखिए मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ, 1972 में इनका देहांत हो गया। हिंदी की नवनाट्य लेखन या नया नाटक परंपरा को ठोस आयाम प्रदान किया, नई कहानी आंदोलन के साहित्यकार थे। इनके अगर हम नाटकों को देखें तो लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, जो कि लहरों के राजहंस तुलसीदास को समर्पित रचना है। आधे अधूरे 1969 ईस्वी की रचना है। पैरों तले जमीन अधूरा नाटक है और ये भी रचना हमें देखने को मिलती है। और देखिए क्या है, प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में निबंध है, सूची 2 में निबंधकार है। तो गवई गांव की गंध किसकी रचना आपको बताना है। यथा संभव, शिखरों के सेतु वे और होंगे जो मारे जाएंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन है शरद जोशी, रघुवीर सहाय, विवेकी राय या शिव प्रसाद सिंह। चलिए ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन को देखते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा। ये पहला जो है ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो चलिए आपको क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है तो इसके हम सीधे आंसर को देखते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। सही उत्तर देखिए ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह ये होगा। गवई गांव की गंध जो है विवेकी राय की रचना है। यथा संभव जो है शरद जोशी की रचना है। शिखरों के सेतु जो है शिव प्रसाद सिंह की रचना है। वे और होंगे जो मारे जाएंगे रघुवीर सहाय की रचना है। तो ये सारी रचनाएं जो हैं महत्वपूर्ण हैं और पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है जून में उसमें पूछी गई है और उसी के सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए महात्मा ज्योतिबाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला। ये जो प्रश्न है अभी पूछा गया था। ऑप्शन थे 1827, 1848, 1873 या 1890। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1848। महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल 1848 में खोला था। और देखिए ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक कार्यकर्ता, विचारक, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, धर्मशास्त्री, विद्वान, संपादक और क्रांतिकारी थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में इन्होंने की थी। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। फुले को 11 मई 1888 को महाराष्ट्रियन सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठलराव कृष्णाजी पांड्ये ने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि जो है ज्योतिराव फुले को किसने दी थी, तो विट्ठलराव कृष्णाजी वांडेलकर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भारत में महिला शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। तो ये देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो महिला शिक्षा का अग्रदूत है किसको माना जाता है, तो ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। तो देखिए कविता कलाप, कुमार संभवसार, लेखांजलि, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता। तो इसको शुरू से बात के क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन ये हैं। तो हम चलिए इसके उत्तर को देखते हैं, इसका जो उत्तर होगा क्या होगा। तो इसका जो देखिए जो उत्तर होगा कुमार संभवसार जो है 1902 ईस्वी की रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कविता कलाप 1909 ईस्वी की रचना है। कालिदास की निरंकुशता 1912 ईस्वी की रचना है। रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी की रचना है। और लेखांजलि जो है 1920 की बाद की रचना हमें देखने को मिलती है। और देखिए हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जो जन्म है 1864 में हुआ था। 1938 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। और हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा हिंदी साहित्य का जो दूसरा युग है, आधुनिक काल का जो दूसरा युग है, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम से जो है द्विवेदी युग का प्रारंभ होता है। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से करना शुरू किया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ही
द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। मौलिक पद्य रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो कान्य कुब्जावली वक्त्रम 1898 ईस्वी की रचना है। समाचार पत्र संपादन स्तवः 1898 ईस्वी की रचना है। नागरी 1900 ईस्वी की रचना है। और कान्य कुब्ज अबला विलाप 1907 ईस्वी की रचना है। काव्य मंजूषा 1903 ईस्वी की रचना है। सुमन 1923 ईस्वी की रचना है। द्विवेदी काव्य माला 1940 ईस्वी की रचना है। कविता कलाप 1909 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी अति महत्वपूर्ण रचनाएं हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की देखने को मिलती है। पद्य रचनाओं को अगर हम देखें तो विनय विनोद 1889 ईस्वी की रचना है। भर्तहरि के वैराग्य शतक का दोहा में अनुवाद किया गया है। देखिए, विहार वाटिका 1890 ईस्वी की रचना है। गीत गोविंद का भावानुवाद किया गया है। स्नेहमाला 1890 ईस्वी की रचना है। भर्तहरि के श्रृंगार शतक का दोहा में अनुवाद किया गया है। वहीं देखिए, श्री महिम्न स्तोत्र 1891 ईस्वी की रचना है। संस्कृत के महिम्न स्तोत्र का संस्कृत वृत्तों में अनुवाद किया गया है। गंगा लहरी 1891 ईस्वी की रचना है। पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैयों में अनुवाद किया गया। ऋतु तरंगनी 1891 ईस्वी की रचना है। कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद किया गया है। वहीं देखिए, सुहागरात अप्रकाशित बाइबल के ब्राइडल नाइट का छायानुवाद किया गया है। वहीं देखिए, कुमार संभव सार 1902 ईस्वी की रचना है। कालिदास के कुमार संभवम के प्रथम 5 सर्गों का सारांश रूप में वर्णन किया गया। वहीं देखिए, मौलिक रचनाएं अगर हम देखें इनकी गद्य की मौलिक रचनाएं, तो मौलिक को पहले आप समझ लीजिए। मौलिक का मतलब होता है ऐसी रचनाएं जो कि पहले कभी लिखी नहीं गई हो, कहीं से मतलब उसको फोटोकॉपी नहीं किया गया, मतलब चेपा नहीं गया, मतलब एक तरह से नई रचना बिल्कुल जो ऑथेंटिक है। तो देखिए, जो मौलिक रचनाएं हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की देखने को मिलती है वह नैषध चरित्र चर्चा 1899 ईस्वी की है। तरुणोपदेश अप्रकाशित रचना है। हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना 1901 ईस्वी की रचना में देखने को मिलती है। वैज्ञानिक कोश 1906 ईस्वी की रचना है। नाट्यशास्त्र 1912 ईस्वी की रचना है। विक्रमांक देव चरित्र चर्चा 1907 ईस्वी की रचना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 ईस्वी की रचना है। संपत्ति शास्त्र 1907 ईस्वी की रचना है। कौटिल्य कुठार 1907 ईस्वी की रचना है। कालिदास की निरंकुशता 1912 ईस्वी की रचना है। वनिता विलाप 1918 ईस्वी की रचना है। औद्योगिकी 1920 ईस्वी की रचना है। रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी की रचना है। कालिदास और उनकी कविता 1920 ईस्वी की रचना है। सुकवि संकीर्तन 1924 ईस्वी की रचना है। अतीत स्मृति 1924 ईस्वी की रचना है। साहित्य संदर्भ 1928 ईस्वी की रचना है। अद्भुत आलाप 1924 ईस्वी की रचना है। महिला मोद 1925 ईस्वी की रचना है। अध्यात्किनी 1928 ईस्वी की रचना है। वैचित्र चित्रण 1926 ईस्वी की रचना है। और साहित्य लाप 1926 ईस्वी की रचना में देखने को मिलती है। तो ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर हम इसको देखें, विज्ञ विनोद 1926 ईस्वी की रचना है। गोविंद कीर्तन 1928 ईस्वी की रचना है। विदेशी विद्वान 1928 ईस्वी की रचना है। प्राचीन चिन्ह 1929 ईस्वी की रचना है। चरितचर्या 1930 ईस्वी की रचना है। पुरावृत 1933 ईस्वी की रचना है। दृश्य दर्शन 1928 ईस्वी की रचना है। आलोचनांजलि 1928 ईस्वी की रचना है। चरित्र चित्रण 1929 ईस्वी की रचना है। पुरातत्व प्रसंग 1929 ईस्वी की रचना है। साहित्य शिखर 1930 ईस्वी की रचना है। विज्ञान वार्ता 1930 ईस्वी की रचना है। वाग्विलास 1930 ईस्वी की रचना है। और संकलन 1931 ईस्वी की रचना है। विचार विमर्श 1931 ईस्वी की रचना में देखने को मिलती है। तो देखिए, ये सारी की सारी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की देखने को मिली। और हमने जो 2024 में जून में एग्ज़ाम हुआ था उसके हमने 10-12 क्वेश्चंस को देखा। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि देखिए पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं ना,
उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, अगला जो दिसंबर में होगा एग्ज़ाम, उससे प्रश्न बनेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को हल्के में ना लें, इन सभी चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। अगली बार हो सकता है क्वेश्चन बदल दिया जाए लेकिन ऑप्शंस वही रहे, तो देखिए कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत कीजिए। आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से पीडीएफ्स का लाभ उठाइए और चीज़ों को रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए। अगर आप पढ़ने में असक्षम हैं तो वीडियो को 2-3 बार सुनिए, देखिए, फास्ट फॉरवर्ड मोड में करके देखिए, लेकिन याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम में। हो सकता है आने वाले समय में सिलेबस भी बदल जाए और नेगेटिव मार्किंग भी आ जाए। एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड तो कर ही दिया गया है, तो अपनी तैयारी जो है ऑनलाइन मोड में कीजिए। कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा तो कंप्यूटर पे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश किया कीजिए और चीज़ों को समझिए। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और, आप वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है किस टॉपिक पे चाहिए, तो कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।